बीमारी होती है सीटीईवी। सीटीईवी और क्या है ये बीमारी? हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा डॉक्टर बने या कलेक्टर बने, हम भी सब चाहते, लेकिन उस बच्चे को समझना चाहिए, मतलब उस बच्चे की क्षमता को देखना चाहिए, वो बच्चा कितना क्या कर पर। ये नहीं आप उसे कुछ सुनना नहीं चाह रहे। देखो, जो आदमी के पास पैसा है वो अपना इलाज कहीं भी करवा सकता है, लेकिन जो आदमी गरीब है, जो गाँव का है, उसका पहला सोर्स ही सरकारी सिस्टम है। लोगों को लगता है जिसने एमबीबीएस कर ली वो सबका डॉक्टर है। डॉक्टर इंडोर का काफी नाम है, हर जगह चर्चा है, जॉब स्टॉक पे भी आप आके बता रहे हैं। क्या है डॉक्टर इंडोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके अगर एक टांग टूट भी जाएगी तो चलो आप काम चला सकते हो, अगर आपकी रोशनी चली गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वाकई में जीवन का मकसद इस बात में नहीं कि हमने सोसाइटी से कितना कुछ लिया, कितना कुछ बटोरा, अभी तो इस बात से है कि हमने सोसाइटी को रिटर्न बैक किया, क्या हम क्या दे के जा रहे हैं। वेलकम टू आवर चैनल गपशप विद रविंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम आपका परिचय करवाना चाहेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हरि सिंह मीणा, ऑर्थोपेडिक सर्जन इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंगापुर सिटी, फाउंडर ऑफ डॉक्टर इंडोर। सीटीईवी एक ऐसी बीमारी जिसमें जन्मजात नहीं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं और जिसमें पैरों का मुड़ना शुरू हो जाता है। वहां से ऐसे व्यक्तित्व की शुरुआत हुई, इनकी शुरुआत हुई और आज ये उसी के सर्जन हैं, उसी शिविर में काम कर रहे हैं और लोगों को उस बीमारी से निजात दिला रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर एक बहुत नोबल प्रोफेशन है और तमाम कोविड की लहर के बाद हमने देखा कि डॉक्टरों का हमारी जिंदगी में बेहद ही बड़ा, मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो आपकी प्रारंभिक जर्नी के बारे में बात करना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत की आपने? पूरे राजस्थान सरकार की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की योजना है पूर्व मैट्रिक योजना। तो उसमें कुछ सीट्स होती है, जैसे आपके जैसे माधोपुर जिले से कितने सीट है, हर जिले से सीट है। मैं माधोपुर जिले से हूँ जी। तो उसमें आपको एक एग्जाम पास करनी होती है और उसमें जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो सरकार देती है। और कुछ स्कूल्स होते हैं उसमें नॉमिनेटेड होते हैं, आप अपने हिसाब से उसमें स्कूल ले सकते हो। बाकी वो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, आपका रहने का, पढ़ने का सारा खर्चा स्कूल उठाती है। तो आप उसी पूर्व मैट्रिक योजना का लाभ उठाया आपने, तो आपका क्या अनुभव है? क्या ऐसी योजनाएं वाकई में विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ऐसे में कई विद्यार्थी मेरे साथ रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पूर्व मैट्रिक योजना, वैसे ही एक योजना नवोदय विद्यालय योजना, सैनिक स्कूल, इस तरह की योजना है जो आप अगर आप देखोगे बहुत ऐसे हीरे इन्होंने निकाले हैं जिनके अंदर प्रतिभा थी, वो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे और उसी पोटेंशियल से वो निकले। और वो आज भी मैं कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो इस देश के लिए या बहुत अच्छे स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नया करने की सोची, क्योंकि वो उस जगह से आते थे जहाँ पर बदलाव की जरूरत है, तो वो उस बदलाव को लाने के लिए प्रयत्नरत है और उनके प्रयास बहुत जेन्युइन है और वो उसमें सफल भी हुए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार आपको कैपेबल बना रही है, आपको क्षमताएं, अवसर दे रही है कि आप भी अपनी सारी क्षमताओं को विकसित कर सकें और एक अपनी जो भी लड़ाई है उसमें समान रूप से खड़े हो सके। तो ये इस तरह की छात्रवृत्ति वाली योजनाएं बच्चों के लिए बेहद, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं या हम जो कहें जिनमें प्रतिभा तो बहुत है लेकिन उनके पास अवसर की कमी है, और इन छात्रवृत्ति वाली जो स्कीम है सरकार ने, जहाँ रेजिडेंशियल उसको उस कैंपस मिला, उस स्तर का स्कूल मिला, उसका पूरा एनवायरनमेंट, एक बच्चा जो बहुत ही ग्रामीण पिछड़े परिवेश से आया था और अब वो उस स्कूल में पढ़ रहा है, उसका लेवल इनहांस हो गया और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा है और अपने आप को उसने पूरा जीवन बदल दिया, उसकी पीढ़ियां बदल गई। तो ये सरकार की बहुत ही शानदार योजना है। सर, इसके बाद आपकी आगे जर्नी? बीमारी होती है सीटीईवी। सीटीईवी क्या है ये बीमारी? ये बीमारी क्या होता है कि ये बीमारी जन्मजात होती है, मतलब जब बच्चा बाहर पेट से बाहर आता है पेट से, उसके साथ में बीमारी आती है। दोनों पैरों में भी हो सकती है, किसी के एक पैर में होती है। मैं दोनों पैरों से पीड़ित था। इसमें बच्चे के पांव टेढ़े होते हैं। इसको सीटीईवी को अगर हम, जो हमारी मेडिकल साइंस बोलती है, इसको कंजेनाइटल
टेलिपस इक्विनोवेरस या क्लब फुट। क्लब फुट इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इस बीमारी के अंदर एक बीमारी नहीं है, इसके अंदर क्लब मतलब एक तरह से एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सिम्टम्स है। इसके जो पैर, बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटीज होती है, तो उसको क्लब फुट उन्होंने नाम दिया है। और उस बीमारी के साथ में जब पैदा हुआ था तो इस बीमारी के क्या लक्षण क्या हैं? लक्षण कुछ नहीं होता। जब आजकल इसकी स्क्रीनिंग होती है, जब बच्चा पेट में होता है तो वो जब उसके गर्भाशय में होता है तो कुछ ऐसा प्रेशर उस पैरों पे पड़ता है। जब बच्चे के पैर बहुत लचीले होते हैं, बोन्स बहुत सॉफ्ट रहती है, तो वो एक उसमें डिफॉर्मिटी क्रिएट कर देती। कुछ बहुत सारे उसके कारण उन्होंने उसमें बताए गए। इस तरह से एक तरह से बच्चे जन्मजात जब बच्चा तो उसके साथ ही बीमारी आती है। तो जो आपकी जो माताएं प्रेगनेंसी में, वो क्या क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि वो इससे कैसे ध्यान रखें? बिल्कुल, आजकल जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा सवाल आपका है ये, क्योंकि आजकल क्या होता है, इसके स्कैन होते हैं। मतलब जैसे आपने भी देखे होंगे, जैसे महिलाओं का 3 ट्राइमेस्टर होते हैं 9 मंथ के फर्स्ट, तो आजकल 3D मतलब जैसे एक स्कैन होता है, उसमें एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट की जाती है। फीटल मेडिसिन एक ब्रांच है, वही चीज को करती है। उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। इस डिसीज के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल टेस्ट होता है, लेकिन ये डिजीज ऐसी करेक्टेबल, तो इसमें मतलब पता लगता है उनको कि आपके बच्चे के पैर टेढ़े हैं, लेकिन उसमें वो बच्चे को ये नहीं कि भाई उसको अपने इतनी खतरनाक भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ठीक हूँ। तो सर मैं तो फिर भी मैं तो आपका कहना है कि मतलब ये बीमारी हमारे जो भी व्यूअर्स को समझना चाहिए कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, बहुत इजी तरीके से है। लेकिन आप जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप टेस्ट करवा सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, और प्री आपको इसका हिंट मिल सकता है, पता लग जाएगा उसका। हाँ, तो उसपे क्या होता है कि जैसे अगर हो भी जाती है तो कोई इससे बड़ी नहीं, आपको जब होती है आपको बता, जैसे आपके इंस्टीट्यूशन संस्थागत डिलीवरी हो रही है तो बता देंगे डॉक्टर की आपके भाई CTV है, तो डॉक्टर के पास भेज देंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, वो प्लास्टर लगा के इसको ठीक कर देते हैं। प्लास्टर लगा के ठीक हो जाता है? बिल्कुल। इसका जो टेक्निक होती है, इसमें पॉन्सेटिव मेथड बोला जाता है उसको। इसमें सीरियल कास्टिंग होती है। सीरियल मतलब जैसे आप बच्चा पैदा हुआ, फिर उसकी कास्ट हुई, फिर 7 दिन बुलाया जाता है, ऐसे 4-5 उसके प्लास्टर होते हैं, फिर एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जो पीछे जो लिगामेंट में, और उसको ठीक हो जाता है, सूज दिए जाते हैं, फिर सही हो जाता है। बहुत ईजी है। अक्सर जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं या उस क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ लोगों में शिक्षा का ज़्यादा स्तर नहीं है, तब जब उन्होंने देखा होगा कि एक बच्चा जो अपने जन्मजात पैरों से, तो ये माँ बाप के लिए भी बड़ी एक वैसा उलझन का विषय है, समाज के लोग भी उसको दूसरी तरीके से। तो आपका क्या मैसेज है कि अगर किसी में ये बीमारी पाई जाती है या जो भी अगर, तो आप क्या कैसे अवेयर करना चाहेंगे कि भाई ये आप खुद आज इस बीमारी के एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपने खुद ने अपने आज अपने दम पे यहाँ पे आप पहुँचे हैं और अपनी बीमारी से लड़के पूरी इस प्रोसेस को फुलफिल किया, बारीकी से देखा है, तो आप कैसे लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी से समझा देंगे कि देखो ये तो है, बिल्कुल लड़ सकते हैं और इसे जीत सकते हैं? देखो, ये आपने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं पैदा हुआ था, तो भाई उस टाइम तो बहुत, अब तो काफी स्वास्थ्य सेवाएं आगे बढ़ चुकी है। उस टाइम तो लोगों को लगा कि यार इसके मतलब ऐसे लगा कि यार मतलब लोग उसको ऐसे मतलब यार ये तो गलत पैदा हो गया, ये बेचारा बड़ा होएगा तो इसको चल नहीं पाएगा, बच्चे इसके देखे तो बढ़िया रहेगी, ये बच्चा अगर मर भी जाए तो ऐसे, मतलब मेरी मदर बताती है कि लोग ऐसे कहते थे। लेकिन मेरे फादर पढ़े लिखे थे, उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली और SMS हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कोचिंग की कोटा के मेडिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए, ऑल इंडिया PMT के लिए, और आज हम देखते हैं कोटा शैक्षणिक नगरी, और बहुत सारे हमारे जो यंग बच्चे हैं जो PMT नीट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़े प्रेशर को भी झेल रहे हैं, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। तो बीइंग अ डॉक्टर आप क्या उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो इस पूरे डिप्रेशन वाला दौर का है, प्रिपरेशन वाला दौर का है, इससे वो कैसे अपने आप को फाइट करें, कैसे बाहर निकले इस पूरे प्रोसेस से? आजकल क्या है, जैसे कि भाई कंपटीशन का दौर है। देखो, हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है, उसकी क्षमताएं यूनिक है, उसका पोटेंशियल यूनिक है। तो आजकल क्या सोशल प्रेशर हो गया, मतलब डॉक्टर एक जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, तो हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा डॉक्टर बने या कलेक्टर बने, हम भी सब चाहते, लेकिन उस बच्चे को समझना चाहिए, मतलब उस बच्चे की क्षमता को देखना चाहिए, वो बच्चा कितना क्या कर पा रहा है। ये नहीं आप उसे कुछ सुनना नहीं चाह रहे, उस बच्चे को आप उससे बात करें, उससे उसको उस प्रेशर में जाकर के उससे एक बार पूछे तो सही कि वो कैसा फील कर रहा है। मैंने कई बच्चों को, जब ये सब चीजें हुई तो मेरे भी मतलब मैं कोटा गया था एक बार, तो मैंने कुछ बच्चों से बात करी, तो कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी थे जो बस कुछ नहीं सुन रहे, उनको सिलेक्शन चाहिए, वरना बात नहीं करेंगी। तो ऐसे जो उनको ऐसा उसको पढ़ने का मौका दो, उसकी हो सकता है उसकी क्षमताएं, हर आदमी अपने आप में बेस्ट कोशिश करता है, उस पर प्रेशर नहीं डाला जाए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको बिठाएं दोस्त की तरह, उनसे पूछे बेटे आप पढ़ाई करो, लेकिन ये नहीं बने तो ऐसा नहीं कि भाई तो आप बने हुए
बनना चाहिए, बनो, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक प्रेशर नहीं डालें। तभी तो आजकल बड़े कॉमन हो गया सुसाइड में, रोज अखबार में आता है कि रिजल्ट के 1-2 दिन बाद में कई बच्चे, तो बहुत गलत है। पीएमटी क्रैक करना एक उस प्रोसेस का हिस्सा है ना, कि बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो वो एग्जाम उनका क्लियर होगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वो इस बात को केवल अपनी जिंदगी का अंतिम मकसद न समझे। जिंदगी बहुत बड़ी, जिंदगी तो ये तो एग्जाम का हिस्सा है। कई लोग, आपको मैं बता सकता हूँ ऐसे उदाहरण आपने भी देखे होंगे कि कई लोग पीएमटी जो पास नहीं किया, आज वो आईएएस भी बने और भी अच्छी जगह बने, उनकी डेस्टिनी थी। बहुत लोगों को मैं खुद जानता हूँ जो मेरे साथ उस प्रोसेस में आज भी बहुत अच्छी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे मुकाम पर हो। तो हालांकि जो जिस डायरेक्शन जो आपने सोचा उस पर करो, लेकिन ये नहीं कि आप उसको अपनी लाइफ के साथ नहीं जोड़ा जाए, उस गोल को अपने को। फिर मैं जीएमसी बड़ौदा में मेरे को मिला। फिर उस टाइम के थोड़ा सा कैसे, अब तो सरकार काफी स्ट्रिक्ट हो गई, रैगिंग होती थी वहाँ पे, मतलब रैगिंग कॉलेज में कॉमन है, अब तो काफी स्ट्रिक्ट हो गया। अब तो काफी, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, अभी पूछना पड़ेगा अपने मुझे, नहीं बच्चे भी एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम सरकार ने रैगिंग संबंधी बहुत सारे नियम कानून पारित किए हैं और अब लगता है कि लगभग इस पे हम कुछ लग चुके, जीरो ही, मतलब कम ऐसा सुनने में आता है। एक एग्जाम होता है उसका, पीजी का एग्जाम होता है वो, पीजी एग्जाम। तो उसमें क्या होता है, जिनकी बहुत अच्छी रैंक होती है तो उनको पीजी मिल जाती है, उनके नीचे होती है फिर उनमें एक 6 महीने के लिए नौकरी करने का मौका देते हैं जूनियर रेजिडेंट के रूप में। ओके। तो मैंने 4 महीने मैंने काम किया, फिर मैंने रिजाइन दे दिया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने एक देश के जो इंस्टीट्यूट है देश का, इतने बड़े संस्थान में आपने अनुभव लिया। उस टाइम तो एक एम्स हुआ करता था। क्या बात है। पहले तो उसका नाम था भाई कि आप उस इंस्टीट्यूट में, एक सपना भी रहता है आदमी का भाई, देश के सबसे बड़े संस्थान में काम करे, उसकी देख पाए कैसे काम हो रहा है, कैसे लोग। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे उसको, मतलब मैं इसको एक ब्लेस समझता हूँ कि मेरे को मौका मिला, मैंने लोग देखें। आज भी वो कई लोगों से मैं टच में हूँ कि जो लोग वहाँ पर जिन्होंने पीजी किया था या जो यूजी कर एमबीबीएस कर रहे थे। डेस्टिनी होती है ना कोई चीज की लेकर के, कई बार दिमाग सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ है ये। तो फिर मुझे लगा ठीक है, तो फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स सुनी, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ का, वहाँ की चुनी मैंने। जब मैं वहाँ पे एचओडी के पास गया तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछा भी था कि क्योंकि जाहिर इतनी सारी ब्रांचेस, आपने ऑर्थोपेडिक्स की क्यों चुनी? तो फिर मैंने उनको एक बात बताई कि सर मैं सीटीबी का बायलेटरल सीटीबी का पेशेंट हूँ। तो उन्होंने कहा चलो बेटे अच्छा है। लेकिन उसके बाद में फिर वहाँ जो काउंसलिंग होती रही, तो फिर मेरे को पीजीआई रोहतक अलॉट हो गया, वहाँ ज़्यादा मैं रहा नहीं। फिर पीजीआई रोहतक हरियाणा का इंस्टीट्यूट है, मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट है हरियाणा का, वहाँ से मैंने अपनी पीजी की। पहले मैं इस बीमारी से लड़ा, अब लोगों को इस बीमारी से लड़ने में हेल्प कर। फिर मुझे लगा कि यार जिस बीमारी के साथ में था उस बीमारी को अपने को मौका मिलेगा, उसी का आज डॉक्टर तो काफी अच्छा भी लगता है। तो इसलिए फिर मैंने इसी को चुना, इसको ऑर्थोपेडिक्स को, और फिर मैं पीजीआई रोहतक से मैंने अपनी पीजी ऑर्थोपेडिक्स में की मैंने वैसे। जब आप गवर्नमेंट सेगमेंट में काम करते हो और ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हो, तो बीइंग अ मेडिकल ऑफिसर आपके क्या क्या अनुभव रहते हैं इतनी लिमिटेड संसाधनों के बीच में, नए नए पेशेंट्स आपके सामने, उनके बारे में आप हमें बताइए। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अधिकतर क्या होता है, क्योंकि कई लोग अनपढ़ भी होते हैं, है ना, शिक्षित लोग कम होते हैं, तो उनके क्या होता है वो फिक्स अलग अलग तरह। जब गवर्नमेंट सेटअप में आप काम कर रहे हो, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट ने दवाइयाँ फ्री कर रखी है, जांचें फ्री कर रखी है, राजस्थान गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है लोगों के लिए। तो लेकिन उसमें क्या होता है, हर चीज के प्रति अगर आप कोई अच्छी चीज को अच्छे से अगर करोगे तो अच्छी होगी, और उसमें आप कुछ लूप होल्स निकाल लोगे तो उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ राजस्थान सरकार की इसमें कि जैसे पेशेंट आते हैं तो पेशेंट को पता भी नहीं है, कई बार पेशेंट आते हैं और पेशेंट डॉक्टर से पूछते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये जो ऑर्थोपेडिक्स में होती है एक्सरे की। मरीजों को क्या लगता है कि एक्सरे नहीं हुआ ना मतलब ना, तो शायद उसको डॉक्टर को पता नहीं लगेगा। भाई जैसे आप किसी जाते हैं, मरीज आएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बताएगा आपको क्या करना है, एक्सरे करना है, सीटी स्कैन करनी है, एमआरआई करनी है, जो डॉक्टर का पार्ट है ये, वो लिखेगा डॉक्टर साहब एक्सरे लिख दो। ये बड़ा कॉमन है, डेली की लड़ाई है हर, ये मेरी हॉस्पिटल की बात नहीं, पूरे राजस्थान के हर हॉस्पिटल में होती होगी। अब ऑर्थोपेडिशियन को आप ये पूछोगे तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है ये। अपन उनको समझाएंगे ना कि यार नहीं, आपके जैसे छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, उनको और खतरनाक होती है, तो भी मतलब लगता नहीं सब लोग समझ नहीं पाते। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग इस चीजों को समझे, मतलब इस चीज को समझे कि जो उनको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है वो उनके लिए ज्यादा लाभदायक है इन कंपैरेटिव जो वो देखते हैं सुनते हैं उनकी तुलना में। हाँ भाई, उनको डॉक्टर्स की सलाह माननी चाहिए। भाई आप आओ कि डॉक्टर मेरे यहाँ दर्द है, ये मेरी बात है, आप इसको सही कर दो। डॉक्टर उसका एक्सरे करेगा, दवाई लिखेगा, और डॉक्टर का पार्ट है। लेकिन कई लोग ऐसे आते आएंगे आपको पर्ची देंगे कि डॉक्टर साहब इसमें जेल लिख दो, इसमें ट्यूब लिख दो लगाने की, बुक बैठ की गोली लिख दो, सारा बता देंगे आपको। आपको कुछ करना ही नहीं है। अरे तो डॉक्टर में क्या होता है, फिर नहीं प्रिस्क्रिप्शन लेके आया आपसे कह रहा है कि सर आप साइन कर दीजिए, साइन कर दो आप, उनका ये कि साइन कर दो, मेरे को मिल जाए यहाँ से।
मुझे वो बाहर मिलती तो मेरे पास भी नहीं आते हो। तो इन सब चीजें, इस तरह ये सब चीजों को क्या समझना चाहिए लोगों को ना। जो सरकारी सिस्टम है उसको हम लोगों ने बनाया है, हम लोग उसको कितना बेहतर बना पाते हैं, हम लोग सबके लिए, वो भी जिम्मेदारी। जो सबसे जो मरीज है, जो गरीब मरीज है, जो गाँव के मरीज है, उनका फेथ होता है सरकारी सिस्टम पे। बिल्कुल सही कहा। और उनका वही उनका ले, तो उसको जितना बेहतर। और आपने देखा ना कि तमाम तरह की जो ऐसी बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन सरकारी सेवाएं उन्होंने ली और वो स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। उनके पास संसाधन बड़े नहीं थे, लेकिन वो बीमारियां उनकी बड़ी थी, लेकिन वो उसी सिस्टम में रह के उन्होंने भरोसा जताया अपने डॉक्टर्स पे, अपना ट्रीटमेंट कराया और वो सही हो चुके हैं। नहीं, उनका भरोसा सरकारी पे रहता है। मैंने देखा है उनको, जैसे आपको पता लग गया कि डॉक्टर सरकारी, तो उनका ट्रस्ट रहता है। उनको लगता है ये कोई प्रोसेस है, वो आदमी है, ये क्वालिफाइड है, ये सही आदमी है ना। तो हमारी बात सुनेगा। हाँ, तो मैं ये चाहते हैं कि ये होना भी चाहिए भाई। जो आदमी, देखो, जो आदमी के पास पैसा है वो अपना इलाज कहीं भी करवा सकता है, लेकिन जो आदमी गरीब है, जो गांव का है, उसका पहला सोर्स ही सरकारी सिस्टम है। तो सरकारी सिस्टम जितना मजबूत होगा, जितना सही होगा ना, वो सिस्टम सही है, क्योंकि उसमें सबसे निचले जो, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हर आदमी की बेसिक नेसेसिटी है, चाहे वो बिल्कुल आखिरी कोने में खड़ा हुआ आदमी हो, तो हर आदमी स्वास्थ्य सेवाओं को एक्सेस कर रहा है। और इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, चाहे हम चाइल्ड की बात करें, ओल्ड मेन की बात करें, वुमेन्स की बात करें, हर आदमी एक्सेस कर रहा है। 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उन सेवाओं को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट सेवाओं पे तो हमें पूरा भरोसा करना ही होगा, पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि ये आज की नीड है। जैसे मान लो कोई डिलीवरी होती है, तो आपको सरकारी सिस्टम में जाएगा तो पैसे मिलेंगे। आपका टीकाकरण होता है बच्चे का, तो एक तरह से भाई हर आदमी की नीड है। कोई आदमी इस नीड से छुपा हुआ नहीं हो सकता, जो हेल्थ से तो इसलिए इन चीजों में हम ये चाहेंगे कि चीजें लोग समझे चीजों को। और एक और मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी सिस्टम में जाते हैं, यहाँ पर आपको लगता है कि यार इस सिस्टम में कुछ नया होना चाहिए, ये चीज क्यों नहीं है, तो उसके बारे में सवाल किया जाए, उसके बारे में तरीके से सवाल किया जाए, शांति प्रिय सवाल किया जाए, अपने जैसे सिस्टम, हमारे जो सिस्टम में उस लोगों से पूछा जाए, तरीके से पूछा जाए। अच्छा सजेशन दिया आपने कि अगर उनको लगता है कि कोई कुछ एनहांसमेंट होना चाहिए, कुछ सजेशन होना चाहिए, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। अभी बहुत हाल ही में बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशनों में डॉक्टरों पे हमले की जो घटनाएं हुई, वो इसी बात का परिणाम है कि लोग हिंसक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और मतलब उनका तरीका सही नहीं है। तो आपका ये सजेशन है इस बारे में कि उनकी बात वो अपने अच्छे ढंग से रखें। भाई जैसे मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मतलब ये लोग तो ऐसे भी हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बगल में डॉक्टर बैठता है, मेरे हॉस्पिटल में बैठता है, वो नहीं आया तो मेरे से पूछेंगे वो। अब उसका कुछ रीजन नहीं हो सकता, मुझे पता भी नहीं, 40 डॉक्टर है और आपने नहीं बताया उनको, उसका आप गाली निकाल के चले जाएंगे। मतलब उनको लगता है कि मेरी गलती है। अरे यार वो नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है ना, लेकिन वो आपको कुछ बोल के चले जाएंगे। पर हम कहेंगे कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि लोगों को इतना भरोसा है कि उनको लगता है कि डॉक्टर भगवान है और हमारी बात सुनेंगे और उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, पर वो देखते हैं कि कुछ ना कुछ अपनी लिमिटेशन है, इसके कारण वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें उनको भी इस बात को समझना चाहिए। अच्छा, ये जो सारी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो आप मुझे बताइए ऑर्थोपेडिक में क्या एडवांस है? देखो आजकल क्या होता है कि आजकल हम बात करते हैं स्पेशलिटी, जैसे एमबीबीएस की बात करते हैं, फिर होती है स्पेशलिटी में, जैसे मैं स्पेशलिटी का हूँ, जैसे मेरे पास ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी है, जो भी ऑप्थेल्मोलॉजी या जो भी है ना, और आजकल फिर इसके ऊपर आती है सुपर स्पेशलिटी, जैसे कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो जैसे हमारे ऑर्थोपेडिक्स में भी, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर हूँ, हमारे में भी स्पाइन सर्जन हो गया, नया स्पेशलिटी स्पाइन सर्जन। एक स्पेशलिटी जैसे आजकल प्लास्टी हो गई है ना, स्कोपी हो गई। प्लास्टी में जैसे आपके घुटना का प्रत्यारोपण या कूल्हे का प्रत्यारोपण, और स्कोपी में जैसे लिगामेंट, शोल्डर के आपके लिगामेंट है, जैसे रोटेटर कफ बोलते हैं हमारी भाषा में, एसीएल, पीसीएल लिगामेंट है, मेनिस्कस इंजरी है, इनके लिए अलग से। और बात करते हैं आजकल पीडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स अलग होगी, बच्चों की हड्डियों के डॉक्टर, तो ये स्पेशलिटी है। हालांकि ये स्पेशलिटी अब तक बड़े बड़े शहरों में भी आपको कम मिलेंगी। तो लोगों को सारी चीजों का स्पेशलिटी का फायदा उठाना मतलब लोगों को ऐसा नहीं कि आप पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जैसे एमबीबीएस के पास, एमबीबीएस आपको ऑर्थोपेडिक्स में भेजेगा, ऑर्थोपेडिक्स आपको आगे, अगर वो उसमें मतलब कितनी सीवियरिटी है, कैसी बीमारी है, फिर वो आपको आगे। तो इतनी स्पेशलिटी आ चुकी है। दूसरी बात करते हैं हमारी स्पाइन की। स्पाइन के बारे में बहुत बड़ा है कि अगर आप किसी भी पेशेंट को किसी ने स्पाइन सर्जरी एडवाइस कर दी, तो स्पाइन सर्जरी को वो नकारेगा, क्योंकि इसका रीजन है
पहले स्पाइन इतने कॉमन से ऑपरेट होते नहीं थे, आजकल स्पाइन सर्जन आगे तो बढ़िया ऑपरेट करते हैं, लेकिन क्या हर गांव में मान लो कोई ऑपरेट किसी ने अटेम्प्ट भी लिया तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, तो इतना अच्छे से कर नहीं पाया। तो हर गांव में मान लो कोई पेशेंट है, एक गांव में एक पेशेंट ऐसा जिसको सक्सेस नहीं होगा तो पूरा गांव उसको एक मानक बना लेता है कि यार वो देखो उसने करवाई थी, वो ऐसे पढ़ा है तो अपन नहीं करवाएंगे। तो ये भी एक तरह से लोगों को समझना चाहिए। आजकल बड़ा ही मतलब मैंने मेरे घर में करवा रखी है, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर की स्पाइन सर्जरी बढ़िया है वो, तो मैंने खुद मिला है डॉक्टर मैंने करवा रखी है, लेकिन मैं देखता हूँ लोग करवाते नहीं, परेशान होते रहते हैं। सर हम मानेंगे कि अगर आप बीइंग डॉक्टर कोई बात बोलेगा तो हमारे दर्शक उसको उतने ही रिलायबल तरीके से बिल्कुल अपन तो इसकी स्पेशलिटी अपन उस पर काम करते हैं। भाई अपन रूरल इंडिया में काम कर रहे हैं तो अपने को काफी चीजें पता है, हमने फेस की है, हमने जाना है कि वो परेशान होते रहेंगे। कई लोग तो ऐसे भी मैं आपको बता दूं जो उनको नीड थी आजकल वो पैरालाइटिक भी हो चुके हैं, लेकिन उनको डर है कि अपन और जो कि उससे ज्यादा खराब हो चुके हैं, वो डर उनको खराब होने का था उसकी ज्यादा खराब है वो, और उनके घर वाले सब मेरे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जाके घर उनको समझा के। तो आपके माध्यम से बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि तमाम तरह की बीमारियों का मेडिकल साइंस में बहुत एडवांस इलाज है, इस पर भरोसा करना चाहिए बिल्कुल, और अपने मन के सारे डर को निकालना चाहिए। डॉक्टर के ऊपर उसका उस पर फेथ रखना चाहिए आपको, वो आपके लिए अच्छा होगा, मतलब ये मानता हूँ मैं। अगर डॉक्टर कभी कोई डॉक्टर आपको ऐसी बात नहीं कहेगा, अधिकतर हम यही फेथ है कि आपके अच्छे के लिए कहेगा, तो उसको मानना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। सर ये डॉक्टर ऑन डोर की बड़ी चर्चा है, तो डॉक्टर ऑन डोर के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। तो डॉक्टर ऑन डोर की मेरी जर्नी में मेरे साथ मेरी जूनियर कॉलेज की, आपकी जूनियर? यस, मेरी जूनियर और मेरी वाइफ डॉक्टर नीलम, जो कि डॉक्टर ऑन डोर को फाउंडर है और वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो ये जर्नी हम दोनों ने साथ शुरू की थी और ये जर्नी काफी आगे हम बढ़ चुके हैं। तो डॉक्टर नीलम को मैं बुलाना चाहूंगा। मैं नमस्कार मैम, गपशप विद रविंद्र में आपका स्वागत है। डॉक्टर ऑन डोर का काफी नाम है, हर जगह चर्चा है, जॉब स्टॉक पे भी आप आके बता रहे हैं, क्या है डॉक्टर ऑन डोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, डॉक्टर ऑन डोर का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था ग्रामीण भारत के लिए। भाई जैसे आप बात करते हो शहरी भारत, दो भारत में निवास करते हैं, तो जो शहरी भारत है, जो बड़े बड़े शहर है, वहाँ पे सब मिलेगा आपको। जैसे आप बात करते हैं हमारे जयपुर की, जयपुर में आपको सारे सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिटी मिलेंगी, लेकिन आप गाँव तक आ जाएंगे, तहसील स्तर तक, आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा कि यार चलो ग्रामीण भारत के हम आदमी है, तो ग्रामीण भारत राजस्थान में हम आ गए थे, तो बात करते हैं कि एक अच्छा कुछ काम करते हैं। तो ये इसलिए डिफरेंट है, तो हम ग्रामीण भारत में तो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं लोगों को स्पेशलिटी से और सुपर स्पेशलिटी अवगत कराना। हमारा पहला मोटो था कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अलग अलग होते हैं। आज अभी बात करोगे आप, कभी ग्राउंड में आप बात जाके आप पूछोगे लोगों से, तो लोग जान नहीं पाएंगे कि भाई लोगों को लगता है जिसने एमबीबीएस कर ली वो सबका डॉक्टर है, वो हर बीमारी ऑलराउंडर है, वो शक्तिमान है, ये मानो आप। ऐसा लोग मानते हैं, अभी भी मानते हैं, मतलब। तो हमने लोगों को ये कंसेप्ट, तो हमने क्या किया, फिर हमने सोचा यार जागरूकता पहला कंसेप्ट है, तो आप जागरूक होंगे तो भी समझेंगे ना। फिर हमने वीडियोस बनाए हैं कुछ, हमने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी, और यूट्यूब चैनल भी जैसे अधिकतर तो क्या है, जिसमें एमबीबीएस हो तो मैं सारे वीडियो बना सकता हूँ मैं। लोग तो मतलब बिना डॉक्टर के भी डॉक्टर की वीडियो बनाते हैं, आपने देखे होंगे यूट्यूब पे तो आजकल सब मिलता है। लेकिन हमने लगा लोगों को विश्वास रहे, ट्रस्ट रहे, तो मैं जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, तो मैंने ऑर्थोपेडिक्स की वीडियो बनाए, सारे वीडियो मैंने अपलोड किए, उसमें सारी बीमारियों के, ताकि लोग उस बीमारी को जान पाए कि डॉक्टर। आपका मूल पर्पस कि आप अवेयर कर पाए, जागरूक कर सके लोगों, जागरूक कर। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, वैसे मेडिकल लिटरेसी कि लोगों में सामान्य समझ, चाहे बीमारियों के बारे में हो, उनसे अवेयरनेस के बारे में हो, क्योर के बारे में हो, है ना, पहले से ही उन बीमारियों के लक्षण उनको पता लगे। तो अच्छा, ये तो डॉक्टर एंड डोर में क्या हम कैसे सुविधा ले सकते हैं? क्या ये ऐप पे अवेलेबल है? कैसा? जी, ये ऐप पे भी हमें ये सुविधा अवेलेबल है, और ये दोनों के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रूरल इंडिया के लिए, तो ये रूरल और जो अपना मेट्रो सिटीज है उसकी पॉपुलेशन दोनों के लिए है। जैसे मेट्रो सिटीज में क्या लोगों को फैसिलिटी तो अवेलेबल, पर उनकी कोई हेल्प करने के लिए फैमिली मेंबर्स घर पे नहीं होते, जैसे कि बिल्कुल सही कहा आपने, पेरेंट्स तो वहाँ रह रहे हैं पर उनके बच्चे जॉब करने के लिए बाहर रह रहे हैं, तो वो सही समय पे उनको इलाज अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। जी, घर पे उन्हें ना, जैसे आप ना कोई नर्सिंग स्टाफ भेज सकते हैं, डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आपको मेडिसिन चाहिए वो भी घर पे अवेलेबल हो जाएगी, ब्लड सैंपल्स दे सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है हम घर पे प्रोवाइड करेंगे उन्हें, ताकि उनके पास पैसा है, मनी है, पर फैसिलिटी वो फिर भी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और रूरल इंडिया के लिए तो है, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं है लोगों को कि भाई डॉक्टर्स क्या होते हैं, वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं, कि मेडिकली हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उसके लिए सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी वो हम डॉक्टर ऑन डोर ऐप के थ्रू प्रोवाइड
करवा रहे हैं लोग। ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आपके ऐप पे क्यों आएंगे, क्यों वो इतने कम उसमें आपको सेवाएं देंगे? जी, उनके लिए भी ये इसलिए बेनिफिशियल है, वो भी लोगों के कांटेक्ट में आ पाएंगे जितना हो सके। वो मतलब ऐसा है कि आप ओपीडी टाइमिंग सबका अपना फिक्स रहता है, वो घर पे किसी भी समय जो भी टाइम उसके लिए सुटेबल होगा। जैसे आप देखेंगे कि 8-9 बजे के बाद लगभग सभी फ्री होते हैं, वो आराम से कंसल्ट कर सकते हैं लोगों को। तो वो जहाँ पर भी है, चाहे अपने घर पे हैं, क्लिनिक पे हैं, कहीं पर भी अपनी फैमिली के साथ भी, तो कुछ समय निकाल के वो उन्हें कंसल्टेशन दे सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई आपको उसी समय देना, जो भी टाइम उनके लिए फ्री रहे। दूसरा क्या है कि जैसे अपना ऐप की बात कर रहे हैं आप, डॉक्टर ऑन डोर की, तो डॉक्टर ऑन ऐप में आप देखेंगे उसमें तो उसको एक बहुत ही यूनिक तरह से बनाया गया है। उसमें आपको क्या है कि जैसे कि डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर से, जैसे हर आदमी चाहता है कि कुछ करें वो लोगों के लिए। जैसे कोई डॉक्टर भी, जैसे आपको अच्छा डॉक्टर मान लो जो कैसा भी, लेकिन वो कई बार उसका मन करता है कि मैं लोगों के लिए करूँ। जैसे दुनिया ने डॉक्टर को नोबेल प्राइज बना रहा है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, भाई उनको अपनी स्किल देनी है, तो कई बार उसको लगता है पास पूरे दिन में से 4 घंटे या 3 घंटे उनके पास बचे हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी सेवाएं दे सकूं। हाँ, मतलब वो कई बार कई लगता है कि जैसे हमने कहा कि यार इस वजह से मान लो कोई बहुत स्किलफुल आदमी है, लेकिन उसका मन करता है कि यार मैं लोगों को हित में काम करूं, लेकिन अपन उसको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे। हालांकि बहुत, तो हम ये डॉक्टर्स पे डिपेंड रखा है हमने। हालांकि हमने ये रखा है कि आप कम रखोगे क्योंकि तभी लोग आएंगे। गांव के लोग तो पैसे, भाई वो उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि आपको कुछ ही पैसे, तो लोग तभी आपको यूज कर पाएंगे जब आप उनको कॉस्ट इफेक्टिव दे पाओगे। तो डॉक्टर्स के अलावा हमने उसमें क्या रखा है कि हर गाँव में कैंप लगाएंगे हम वीकली। एक हमारा, आप उसमें देखोगे ऐप के अंदर, तो उसमें क्या एक कैंप रहेगा। जैसे आज यहाँ कैंप लग रहा है, सारे कैंप लगाएंगे हम, ताकि लोगों को पहुंच सके, लोगों तक, अंदर तक, गाँव तक। इस गांव में हमने बहुत कैंप लगाए हैं, मतलब हमने अभी भी इस एरिया के अधिकतर गांव में हमने आई कैंप लगाए, डॉक्टर नीलम ने ऑपरेट किए हैं, और मुझे लगता है कि 7-8 हजार आपने है सर्जरी में लास्ट 3 साल में। क्या बात है, पिछले 3 सालों में आप 7 से 8 हजार सर्जरी कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, मतलब जिसमें कि वो सिस्टम ऑटोमेटिक मोड काम करे, और हर व्यक्ति को, कोई आदमी कभी दुखी, मतलब हमारा ये मेन मोटो है कि कोई आदमी दुख, किसी सुविधा की वजह से दुखी महसूस नहीं करे। वो ऐसा ही महसूस नहीं करे कि रात में कहीं परेशान है तो उसको दवाएं मिल जाए, वो गांव में हो चाहे शहर में हो। हम और हमारा मेन फोकस गांव के लिए है, तो उसमें हम दवाइयाँ घर पे, उसकी कोई जांच करनी है, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट कॉल, वीडियो कॉल। इसके अलावा हमने कुछ ऐसा भी रखा है कि जैसे कुछ लोगों को जैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी हम करेंगे, कर दिया तो फिर उसको हम फ्री करेंगे, जैसे सरकार करती है, ऐसा भी रखा है। दूसरा हमने उसमें ब्लड बैंक का भी रखा, क्योंकि कई बार आप देखते हैं लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। कई बार ब्लड में कई बार किसी के पास मेंबर नहीं होता या किसी का कोई मैच नहीं करता, और ब्लड बहुत जरूरी है। तो हम पूरे इंडिया, मतलब हमारा प्लान तो पूरे इंडिया का है, अभी हम राजस्थान तक से स्टार्ट करेंगे। तो आपको कहीं भी आपको ब्लड चाहिए, आपको तुरंत कॉल, आप सारे ब्लड बैंक आपके रजिस्टर होंगे, आपको ब्लड मिल जाए। दूसरा हमने एक रखा है नर्सिंग सर्विस। जैसे आजकल मैं आपको बड़ी चीज फील कर रहा हूँ, जो बड़े लोग हैं, जो वृद्धजन है, तो उनको लापड़ा बड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत टफ टास्क है, तो उनकी केयर के लिए वो नर्सिंग सर्विस चाहिए घर पे ही। मतलब हर आदमी ने, कई बार मैंने इस जगह भी फील करी है, कई लोग मेरे दोस्त जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो ये काम, तो ऐसे मैंने यहाँ भी करी है, गाँव और शहर में भी हमने ऐसे कई स्टार्टअप्स है जो उनके साथ हम जुड़े हैं जी, मेनली वृद्धजन के लिए। जब सरकार भी ऐसा चाहती है, सरकार ने भी एक नई, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जियाट्रिक मेडिसिन एक ब्रांच शुरू की है वृद्धजन के लिए, 60 से बड़े सीनियर सिटीजन है, ताकि उनको ज्यादा नीड है। जैसे यंगस्टर 30-34 तक आपको डॉक्टर्स याद नहीं आएंगे आप, लेकिन 40 के बाद में आपकी बॉडी की जो सारी जो लिमिटेशन वो खत्म हो जाएगी, तो आपको लगेगा यार कि हमारी उम्र जा रही है और हमको मेडिकल हेल्थ की जरूरत है। तो इसलिए उस हिसाब से हमने एक पूरी तरीके से करने की कोशिश की है। और जो हमारा जो यूट्यूब चैनल, उसमें सारे डॉक्टर्स से हम चाहेंगे, देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, देश के बड़े, अपने भारत की बात करते हैं, निमांस बेंगलोर, ऑल इंडिया, जो एम्स दिल्ली, सारे पीजीआई रोहतक, एसएमएस हॉस्पिटल अपना जयपुर, सारे जो इंस्टीट्यूट में सारे डॉक्टर्स के अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे वहाँ पे। मतलब हमारा जो कंसेप्ट था, इसको हमने, ये जो जहाँ पर आप बैठे हैं, ये हमारा डॉक्टर ऑन डोर का सेंटर है। तो हमने इनिशियली यहाँ पे डॉक्टर्स बुलाए, देश के जो बड़े बड़े, जैसे टाटा मेमोरियल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, निमांस बेंगलोर के साइकेट्रिस्ट यहाँ पर आए हैं और विजिट दिए। लेकिन लोगों में इतना वो, मतलब लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे डॉक्टर आएंगे तो काफी लोग जुड़ेंगे, आएंगे, लोगों में वो रेस्पॉन्स मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे लगा कि पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो अभी उससे हम उस पर काम कर रहे हैं, 3 साल हो गए, अब आगे बढ़ रहे हैं। सर, मेडिकल में एक बहुत सरल सी बात है कि जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो सोचता है कि उसकी आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो गई जब डॉक्टर ने उसे
सुन लिया, उसकी बात सरलता से सुन ली, तो उसकी आधी बीमारी उसने वो उसी डॉक्टर पे भरोसा करता है। साधारणतः लगभग ये ह्यूमन टेंडेंसी, जो उसकी पूरी बात, जब तक वो पूरी बात अपनी ना रख दे तब तक उसको लगता है कि ये डॉक्टर सही से मेरे। मैडम ने आपको एक बड़ा वायरल वीडियो देखा जिसमें आपने उस महिला की पूरी बात सुनी और जब उसको ट्रीटमेंट किया तो देन वो बड़े प्यार से और बड़े उससे पूछ रही हैं कि भाई आप डॉक्टर हैं और आपका कैसे हैं, आप बच्चे कैसे हैं, आपके पति कौन है। तो आपका क्या अनुभव है ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरह के जो अनुभव देखने को मिलते हैं कि बड़े सरल होते हैं, सहज होते हैं लोग। आपने उनकी अगर बात सुन ली तो उनको लगता है कि आपने उनको दवा दे दी, आपने उनका इलाज कर दिया। तो ऐसा कोई अनुभव? बिल्कुल, डेली मुझे ऐसा अनुभव होता है क्योंकि मैं ग्रामीण एरिया में काम कर रही हूँ पिछले 3 साल से। तो जैसे ही पेशेंट आपके पास आते हैं तो वो डरते हैं, सबसे पहली बात वो डॉक्टर से बात करने बहुत झिझकते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि वो अपने जूते चप्पल भी बाहर खोल देते, चैम्बर से बाहर खोल देते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे स्लीपर भी नहीं ला सकते, चप्पल भी नहीं ला सकते। उसके बाद आने के बाद बैठते हैं, बहुत हिचकिचाहट के साथ कुछ भी चीज बोलना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। पर जैसे मैं उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे है कि भाई ट्रीटमेंट के बाद मेरे लिए छाछ ले आते हैं, दूध ले आते हैं, फ्रूट्स ले आते हैं, सब्जियां ले आते हैं। ये उनका आपका ग्रेटिट्यूड है कि मैडम जी आपने तो हमारी जो है सब कुछ कर दिया, नहीं रोशनी दी आपने। नहीं, और जैसे कि मैं सर्जन हूँ, आई सर्जन हूँ, तो लोगों में फेथ क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। वो इस चीज से बहुत घबराहट कि मेरी आंखें नहीं चली जाए। तो उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने जब तक मुझसे मिले नहीं होते, कुछ लोगों को लगता है पता नहीं कौन है क्या है। जैसे वो मुझसे मिलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी है, हमारी बात सुन रही है। ऐसा कोई अनुभव किसी पेशेंट के साथ आपका? मेरा हमेशा लगभग होता ही रहता है ऐसा अनुभव, तो क्योंकि मैं इस एरिया में मतलब कई बार ऐसा होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी, मेरा अनुभव ऐसा भी, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए मेरे पास। मैंने रिसेंटली ऑपरेट किए हैं, एक आसपास के थे गांव के, मैं शायद नाम भूल रही हूँ। 2-3 बार वो हॉस्पिटल जा चुके थे पर ओटी टेबल से उठ के आ गए कि मैं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। मैं उनका नाम भूल रही, पर आसपास के गांव के थे। तो वो 2-3 बार ओटी टेबल से उठ चुके। वो मेरे पास आए, उनके घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें दोनों आंखों से नहीं दिखता था। उन्हें पकड़ के लेके आते थे वो कि अब क्या करें। हर रूटीन वर्क के लिए उन्हें कोई ना कोई फैमिली मेंबर की रिक्वायरमेंट थी। फिर वो आए, मैंने उन्हें प्रॉपर काउंसिल किया, बहुत देर तक थोड़ा समझाया, प्यार से उन्हें बात की, पोलाइटली बात की। फिर थोड़ी देर उन्होंने लिटाया तो मैंने उनकी सर्जरी कर दी। अब वो इतना खुश है ना कि मतलब कि आपने मुझे नया जीवन दे दिया, नई रोशनी दे दी कि अब मुझे किसी के लिए आश्रित नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप समझते हैं आंखें सबसे जरूरी पार्ट है, मैं ऐसा मानती हूँ। आपकी अगर एक टांग टूट भी जाएगी तो चलो आप काम चला सकते हो, अगर आपकी रोशनी चली गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन भी, 1 घंटे भी आपके लिए, 1 घंटे भी क्या, 5 मिनट भी नहीं रह सकते। आप खुद सोचे, आंख बंद करके देखिए आप कैसा फील करेंगे, आपको कुछ लाइफ ही महसूस नहीं होगी। तो ऐसा अनुभव होता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि भाई मुझे ऐसी स्किल मिली है जिससे मैं लोगों को रोशनी दे सकूं। मुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे खूब बच्चे हो, दो बच्चे हो जाए। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप मुझे सिर पे आशीर्वाद रखो कि जैसी आँख मैंने आपकी बनाई वैसी मैं सबकी बनाऊं। क्या बात है। ऐसा ही होता है मेरे साथ हर बार। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे ऐसा स्किल मिली है जिससे मैं इसको यूज कर पा रही हूँ, लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। मैम, आप एक आई सर्जन है और आजकल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भी शादियां हो रही है ना, और कुछ भी पार्टी फंक्शन है तो हर आदमी अब बिल्कुल ट्रेंड सा चल पड़ा है कि अपना लेसिक लेजर करवाता है। लेकिन मुझे भी बड़ी उत्सुकता है, जब भी मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने हमेशा ये पाया कि बड़े बड़े जितने भी आई स्पेशलिस्ट हैं वो हमेशा चश्मा पहने हुए थे। तो दिमाग में आता है कि सबसे पहले ये लेसिक लेजर क्यों नहीं करवाते? एक्चुअली जो लेसिक सर्जरी होती है आजकल तो और भी नई टेक्निक्स आ गई, कंट्यूरर, स्माइल, वो सब। तो ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। इसके ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपकी लाइफ हैम्पर हो रही है या अर्जेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। और एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ दूर के विजन के लिए है, 40 ईयर एज तक के लिए। जब आपकी 40 प्लस हो जाएगी तो प्रेस बायोपिया भी हो जाता है, आपकी नियर साइड की जो विजन है वो भी वीक हो जाती है, फिर तो आपको ग्लास पहनना ही पड़ेगा। और इस सर्जरी के खुद के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आप एक नेचुरल चीज है और एक आर्टिफिशियल चीज यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब तक जरूरी नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कॉस्मेटिकली आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर नहीं करना। ये कॉस्मेटिक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है या आप समझते हैं तो ही आप इसे
करवाएं। और ये उनके लिए ऐसा नहीं है कि लेसिक सबके लिए ही खराब है, ये उनके लिए अच्छा है जिनका बहुत ज्यादा चश्मे का नंबर हो, जिन्हें हम हाई मायोपिक बोलते हैं, जैसे 5 है, 4 है, 5 है, तो वो पेशेंट एग्जैक्टली बिल्कुल ब्लाइंड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है बिना चश्मे के वो कुछ भी नहीं देख पाते, इवन 1 मीटर डिस्टेंस भी हाँ, ऐसा काफी बड़ा मोटा लेंसेज वियर करते हैं। उनके लिए ये बेटर है क्योंकि वो वैसे भी ब्लाइंड फील कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सर्जरी अच्छी है। पर मैं मानूंगी कि जिनका चश्मे का नंबर 1 है, 1.5 है, तो ये बहुत ही माइनर सा नंबर होता है, तो इसके लिए आप लेसिक सर्जरी कराए तो मैं थोड़ा सा कम ही प्रेफर करती हूँ और कम ही एडवाइस करती हूँ कि भाई नहीं करवाना चाहिए जब तक जरूरी ना हो। आजकल कॉन्टैक्ट लेंस काफी चलन में, कॉन्टैक्ट लेंसेस को यूज करते हुए अभी हमने हाल ही में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, उनको भी इन्फेक्शन हो गया था, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्या है, जो चश्मा यूज करते हैं बेसिकली गर्ल्स होती है, उन्हें ऐसा लगता है भाई कि हम चश्मे में अच्छे नहीं लगते, तो वो चश्मा यूज नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए रेगुलर यूज वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। पर हम कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में बिना हैंड वॉश किए उनको यूज करते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान रखना है। जब भी हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज करें तो अपने हाथ को प्रॉपर वॉश कर ले, और इसका एक लिक्विड होता है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जो आपका कॉन्टैक्ट लेंस है उसको अच्छे से वॉश करके फिर आपको वो लगाना है। और कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद कभी भी आपको सोना नहीं है, आप उसको पहन के सो नहीं सकते हैं, आपको बीच बीच में ब्लिंक भी करना है। और इसके अलावा जैसे जहाँ फायर हो, आग हो, उससे थोड़ा सा आपको दूर रहना है, क्योंकि वो एक मटेरियल होता है तो थोड़ा मेल्ट होने के चांसेस होते हैं, तो आप कोशिश करें उससे दूर रहे आपकी। हाँ, और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपके आंख में इन्फेक्शन है या आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस एक्चुअली क्या हमारे कॉर्निया पे अपन प्लेस कर देते हैं, तो वो एयर टाइट कंपार्टमेंट हो जाता है, तो इसको कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने में इसमें हेल्प मिलती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज करनी चाहिए। गांव के लोगों में क्या होता है कि एक बना हुआ है कि जैसे कोई डॉक्टर को वो देखना चाहते हैं, तो ऐसे डॉक्टर को देखना चाहते हैं कि जो 40-45 साल का उम्र का होना चाहिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ऐसे लगता है अच्छा ये इतनी कम एज की, इतनी छोटी सी दिखती है, ये ऑपरेशन कर देगी क्या। फिर जो ऑलरेडी करा चुके होते हैं उन्हें पता है कि मैडम कि अच्छा काम करती है, अच्छा सर्जरी करती है, कोई दूसरा उन्हें लेके आता है, अच्छा ये है कि डॉक्टर नीलम, अच्छा ये इतनी सी दिखती है। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है कि कोई बूढ़ा सा डॉक्टर होगा, कोई एजेड होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा। क्योंकि अनुभव, लोग गांव के लोग क्या करते हैं, अनुभव को प्रेफर करते हैं, और अनुभव भी उम्र के से, उनको नहीं पता कि कम उम्र में ज्यादा अनुभव ले लो, उनको इस चीज में कम विश्वास रखते हैं क्योंकि कम उम्र में ज्यादा अनुभव लो, इसमें नहीं मानते, बोला उम्र होगी तो इतना तो है ही, अब ये गलती कम करेगा इसके बाद स्कोप कम है। तो कई ये दोनों दिक्कत कई बार हम दोनों के साथ खूब होती है कि लोगों को ऐसा लगता है, वो देखता है जैसे उसको कई बार विश्वास नहीं होता। मतलब आपको मैं बता दूं कि लोग मेरे पास आकर के, मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ, आराम से पेशेंट देख रहा हूँ, वो लाइन में लगे हुए हैं वो, और मैं तो क्या है कोट भी पहनता हूँ। वैसे तो हमारे क्या हॉस्पिटल में जैसे हमारा डॉक्टर का कोट सब डॉक्टर नहीं पहनते है ना, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो हमारे पास स्ट्रेट हम कम यूज करते हैं, तो मैंने कोट सिला रखा अलग से, लाल अक्षर में नाम लिख रखा है मेरा, तो फिर भी मेरे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो भैया वो हड्डी डॉक्टर बुला लो एक बार फिर मैं कहता हूँ यार भाई साहब मैं हूँ, तो उनको काफी दुख होता है यार यही है, ऐसे बोलते यही है, मतलब जैसे ये क्या मिल गया। ब्रांच में एक्चुअली ऐसा होता है, उन्हें लगता है कि सर्जन एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए कि उसके बाद चश्मा चढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल उनका पेट थोड़ा मोटा होना चाहिए, हाँ निकला होना चाहिए, बिल्कुल। ये जो ये नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा उनको लगता है यार ये क्यों नहीं है होती है। पर अब 3 साल हो गए, शुरू में मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लोगों को पता चलता जा रहा है। आपके प्रोफेशन में सोल सेटिस्फेक्शन क्या होता है, जिससे आपको लगे कि यार आत्मा का सुकून है? सोल सेटिस्फेक्शन क्या पॉइंट होता है? सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब कोई दो लोग मेरे उसमें कि भी 2 लोग एक पेशेंट को लेके आ रहे होते हैं, उससे कुछ नहीं दिख रहा होता, फिर वो जब जाता है तो खुद देखता है सब कुछ, तो उसको ऐसे लगता है कि आपने मुझे जिंदगी दे दी, तो वो ऐसा सुकून वाली चीज होती है। ऐसे अच्छी नींद आती है रात को कि आपको लगता है कि मैंने तो अपना डेली रूटीन काम किया, पर इसने जो मुझे टैग दिया वो बहुत बड़ा था। और ऐसे लोग फिर अपने लाइफ टाइम याद रखते हैं। मतलब मैं सर्जरी करती हूँ, आज भी कैंप में OT करके आई हूँ, तो बस ऐसे बोलते कि एक भगवान हमारे वो थे, एक भगवान आप है, मतलब ऐसी उपमा दी जाती है, तो बड़ा हाँ बिल्कुल कि आप हैं हमारे भगवान, तो जो हमें रोशनी दे रहे हैं। तो पर बीइंग डॉक्टर आप ये समझते हैं कि तो हमारा रेगुलर जॉब है और ये हमें इसी के लिए यही बोलते
होती, वो कुछ भी बोलते हैं कि भाई आप हमें ये आशीर्वाद दो कि भाई मैं सबको ऐसी रोशनी दे सकूं, और तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, बस एक ये स्किल मैं इसको यूज कर सकूं, हम इसको इनहांस कर पाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। लोगों को क्या है, जैसे मैंने देखा है कि आप जब बहुत बड़े हो जाते हो, जब कोई आदमी मेडिकल कोई भी समस्या से पीड़ित रहता है, तो वो बड़ा उसके लिए वो उसकी बाहर होता है, उसकी समस्याओं का एक बहुत बड़ा। तो जैसे हमारे बात करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, तो जैसे हमारे कई डिसलोकेशंस होते हैं, जैसे शोल्डर डिसलोकेशन, तो जो डिसलोकेशन होते हैं बड़े पेनफुल होते हैं, मतलब जॉइंट अपना जगह छोड़ देते हैं तो बड़े पेन, मतलब सबसे ज्यादा पेनफुल होते हैं। आपने इसको चढ़ा दिया ना, मतलब मान लो कि कई बार तो एक मेरे को याद है, एक पेशेंट आया रात में, वो बाहर बैंक मैनेजर था, यहीं पे उसकी वाइफ लेके आई थी, हमें समझ नहीं आएगा कि वो जॉइंट डिसलोकेशन, मतलब उसको, और हमारे लिए बहुत इजी रहता है वो, मतलब इंपॉर्टेंट ये इसमें कि भाई जॉइंट डिसलोकेशन होता है, दर्द इतना होता है, हमारे लिए एक प्रोसीजर होता है, उसको रिलोकेट कर दो, मतलब 5 मिनट का काम होता है। तो करने के बाद कई बार तो ऐसा लगता है, एक बार उसको बोला हमने, जैसे पेशेंट को मुझे याद है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसका डिसलोकेशन, मैं ड्यूटी पे था, नाइट ड्यूटी पे था रात को, तो मैं आया, फिर मैं समझ गया डिसलोकेशन है, तो मैंने, और उसकी वाइफ, क्योंकि वाइफ और दोनों ही हस्बैंड वाइफ ही थे वो, तो बड़ी परेशान की क्या हो गया, वो शायद दूसरी स्टेट के थे कहीं, बंगाल के रहने वाले, तो मैंने रिलोकेट कर दिया। फिर मैंने उसको बोला कि यार एक पट्टा आएगा बांधने का, तो एक पट्टा लिया और 2-250 रुपए का, उसने 5000 निकाल दी। अरे 250 चाहिए, 250 का, मतलब उसके लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आप उसको बोलते हैं कि आपको 10,000 देने पड़ेंगे, तो भी वो बहुत उसको दर्द को ठीक कर दूंगा, अगर समझ रहे हो, मतलब उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, मतलब मैंने ये फील किया कि उसके लिए वो दर्द कितना इंपॉर्टेंट था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो आपको अच्छा भी लगता है। कोई व्यक्ति आप किसी का कुछ कर देते हैं, जैसे कुछ आपने जब उसका दर्द से उबार लिया, तो वो उसके लिए, अरे वो मेरे लिए चाय लेके आए, मैं वैसे मैं पीता नहीं, कोई पेशेंट को तो अच्छा नहीं लगता, हालांकि वो प्यार से दे रहे हैं, लेकिन कई मायनों में वो गलत हो जाता है जब आप बैठे हो ना, तो इसलिए फिर बाकी वो बड़ा, मतलब उसके लिए ऐसा था कि मैं उसके लिए क्या करूँ डॉक्टर के लिए, और आपने उसको 5 मिनट में ठीक कर दिया, रिलोकेट कर दिया। लेकिन वो हमारे लिए तो एक स्किलफुल, कोई भी आदमी मेरी जगह होता तो उसके लिए तो बहुत इजी था, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा होता है वो, मतलब बहुत बड़ा, आप समझ रहे हो। ये चीज हमारे आई में भी होती है, जैसे गांव में जब फसल की कटाई होती है, तो तातो बोलते हैं हम, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो आंख में चले जाते हैं, इतने पेनफुल होते हैं कि मतलब एक गाड़ी भर के आती है, उसके बाद 15 लोग आते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है यहाँ पे। फिर वो हम लोग पैराकेट डाल के स्लिट लैम्प से मैं उस फॉरेन बॉडी को निकाल दी, तो उनको इतना रिलीफ मिलता है, और उसके लिए मतलब वो लोग इतने आप खुद सोचिए, आपके आंख में कुछ हो, इतना इरिटेटिंग होगा ना, आप सोच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ बहुत पेनफुल होता है वो, बहुत अच्छा लगता है। मैंने वैसे 2 केस इनके देखे हैं, तो जो हमारे एक तो रिलेटिव ही थे, तो बहुत मतलब ऐसा लगता कि क्या हो गया, मतलब क्योंकि कई बार क्योंकि वो काट रहे होते तो गेहूं का ऊपर के जो होते हैं घिस जाते, पता नहीं लगता क्योंकि वो, और वो ये क्या हो गया वो दिखता भी नहीं उनको तो, और कई बार तो गलत प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, कई बार ऐसा गांव में होता है ये कि जीभ से निकाल देंगे, इस तरह वो और अंदर चला जाता है, उसको पेनिट्रेट, और वो और इन्फेक्शन कर देता है उसमें। फिर आते हैं 2-3 दिन में बिल्कुल ऐसे रेड आई, परेशान, पूरे रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं, गाड़ियां भर के, और वो छोटा सा होता था काम है डॉक्टर के लिए छोटा, ऐसे रात को 12 बजे भी गाड़ी भर के लोग आए हुए हैं किसी चीज की, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा होता है वो, तभी तो इतने सारे आए हैं वो। तो वो फिर जब वो ठीक हो जाते तो यार वो आदमी फिर आपको जिंदगी भर नहीं भूलते उस डॉक्टर को। इसलिए डॉक्टर्स का जो एक तरह से डॉक्टर्स का एक देखा प्रोफेशन अलग है, मतलब डॉक्टर्स किसी आदमी के अंदर रहता है, मतलब आज डॉक्टर जैसे मान लो कि अगर आप बड़ा काम करते हो सोच लो आप लोग जान जाएंगे, लेकिन जिसका आपने काम किया वो आपको हमेशा याद रखेगा जिंदगी भर, वो जिक्र करेगा आपका, जब बात आएगी उस बात की तो जिक्र करेगा। इतनी चर्चाओं के बाद और इतने गहन अनुभव के बाद मैं भी आपका जिंदगी भर याद रखने वाला हूँ। मैम, सर, आप दोनों हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी इतनी सारी बातें की, इतनी सारी जानकारियाँ लोगों से साझा की, और आप एक इतना जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब इतनी कमर्शियलाइजेशन में हर आदमी चाहता है कि वो पैसा कमाए, इसको कन्वर्ट करे, मनी में कन्वर्ट करे, और आप उसे सोच रहे हैं कि हमें अगर कुछ मिला है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को रिटर्न बैक करें, क्योंकि वाकई में जीवन का मकसद इस बात में नहीं कि हमने सोसाइटी से कितना कुछ लिया, कितना कुछ बटोरा, अभी तो इस बात से है कि हमने सोसाइटी को रिटर्न बैक किया, क्या हम क्या दे के जा रहे हैं, हमने जो लिया उससे फर्क नहीं है, हमने सोसाइटी को कितना दिया, इस बात में जीवन की वास्तविकता है। तो आप इतना नोबल कॉज कर रहे हैं, हमारी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि डॉक्टर इन डोर का सपना साकार हो, ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का सपना आपका साकार हो, और आप इसी तरह से अपनी सेवाएं लोगों को दें, उनके आशीर्वाद लें। इससे बड़ा कोई नोबल कॉज और इससे बड़ी कोई कमाई एज अ डॉक्टर के लिए नहीं हो सकती, और पेशेंट के लिए एक जीवन ही है एक तरह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं एक गांव का किसान परिवार का लड़का हूं, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं स्कूलों में। मैं जब फेल हो गया था तो मैं इतना डिप्रेशन में था, अगर मैं फेल नहीं होता तो दोबारा फिर 6 महीने बाद में एम्स का एग्जाम होता है, वो मैंने निकाल दिया।
और मैं एम्स में चला गया, तो फिर मेरी जो रैंक आई, फिर मुझे लगा कि मैं किस चीज़ का डॉक्टर बनूं। मुझे लगा कि जिस बीमारी के साथ मैं पैदा हुआ था, तो आज मैं उसी का इलाज करूँ।